आज हम फिजिक्स 9 चैप्टर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 9 का उसका नाम है डायनामिक्स। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज डायनामिक्स। बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ कि उसके अंदर आप मोशन के काजेज और इफेक्ट्स को स्टडी करते हो, लेकिन जब हम डायनामिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो डायनामिक्स के अंदर हम मोशन के काजेस को तो स्टडी करते हैं, लेकिन काजेस के साथ इफेक्ट्स को स्टडी नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन और उसके काजेस को स्टडी करते हैं। आप इसको डायनामिक्स कहते हो। अब डायनामिक्स के ब्रीफ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम न्यूटन्स लॉ को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डायनामिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन को बेटर अंडरस्टैंड करने में ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करते हैं। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके अंदर फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, हमें इन तीनों के बारे में ना बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर के बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। हमारे पास सबसे पहले फोर्स है। अब एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर आप लगाते हो और वो उस ऑब्जेक्ट को या तो मूव करती है या उसको मूव करने में मदद करे, या उस ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप कर दे या स्टॉप करने में वो मदद करे, या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को वो चेंज कर दे। तो फोर्स के लिए जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक फोर्स एक एजेंट के तौर पर काम करती है। एक ऐसा एजेंट जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर या उसको स्टॉप करने में या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में अपना रोल प्ले करे। अगर आप देखो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी है वो 0 है। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है और कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं रहती, मतलब ऑब्जेक्ट ने मूव किया। सेम इट इज एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ जा रहा है। आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, पॉसिबिलिटी है कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो वो स्टॉप हो सकता है, या स्टॉप होने में ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मदद कर सकती है। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट हुआ जो ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर उसको स्टॉप करने में और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में अपना रोल प्ले करता है। फोर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है भाई इनर्शिया का। अब व्हाट इज इनर्शिया? अगर एक बॉडी है और उसकी जो अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, मैं इसके लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूँ इनर्शिया के लिए, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो उसके अंदर बिल्ट इन डाली गई है, अगर वो बॉडी मोशन की हालत में है तो वो रेजिस्ट करता है चेंज को। मतलब वो चाहता है कि अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में ही रहूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में रहूँ। अगर इसको आपको मैं समझाने के लिए इस पेंसिल को यहाँ पर रख दूँ, ये मेरा पेंसिल देखें इस वक्त रेस्ट की हालत में है। जब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव नहीं करता, मतलब ये रेजिस्ट कर रहा है इस थोड़ी सी फोर्स के असर के साथ मोशन करने में। जब इस पर थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब इसके अंदर मोशन हुई। तो इस पेंसिल का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसने रेजिस्ट किया, रेस्ट की अपनी पोजीशन को चेंज करने में रेजिस्ट किया, तो ये इसका इनर्शिया हुआ। अब इनर्शिया अगर मैं कहूँ तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। जितना ज़्यादा मैस होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। बेसिकली सादा सी एग्जांपल के साथ मैं आपको इनर्शिया को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पेंसिल में रख दूँ और ये मैं एक इस पेंसिल की कैप रख दूँ। आप मुझे ये बताएं कि इस पेंसिल को मुझे मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, क्या इस पेंसिल के कैप को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी होगी? ऑब्वियसली इस पेंसिल को मूव कराने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी होगी। तो जितना ज़्यादा मैस होगा उतना बॉडी रेजिस्ट करेगी अपनी कंडीशन को चेंज करने में। इसके लिए एक एग्जांपल को आप देखें। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास m, इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ जा रहा है। इसको आप इजीली स्टॉप कर सकते हो क्योंकि इसका मैस छोटा है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका मैस m है, ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, आप इसको इजीली स्टॉप नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी होगी इसको रोकने के लिए। सेम इट इज़ छोटा ऑब्जेक्ट है, इनिशियली रेस्ट में है, आप उसको इजीली मूव कर सकते हो। बड़ा ऑब्जेक्ट है, इनिशियली रेस्ट में है, आप इसको इजीली मूव नहीं कर सकते, आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी और ये कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन थी जिसके साथ मैंने आपको इनर्शिया को समझाने की कोशिश की। सेम इम्पोर्टेंट डायनामिक्स को समझने के लिए जो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो है मेरे भाई मोमेंटम।
मोमेंटम के लिए जो मुझे सबसे बेहतरीन डेफिनेशन लगती है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ अ बॉडी फॉर क्वांटिटी ऑफ इट्स मोशन ड्यू टू मैस एंड वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो मैस कैरी करता है, उसके यहाँ कुछ मैस है, उसकी कुछ स्पीड है, किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो उसकी जो मोशन की क्वालिटी है आप उसको मोमेंटम कहते हो। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको फार्मूला को समझाने के बाद देता हूँ। देखिए मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको P से शो करते हो, इसके ऊपर P के साथ एरो हेड डाला क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू m ऑब्जेक्ट का मैस और ये उसकी स्पीड हुई। सेम इट इज मैस के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो किलोग्राम है और वेलोसिटी के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो मीटर पर सेकंड है। तो मोमेंटम का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड। बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। मैं आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हमने इसी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी किया और सेकंड इनवर्स के साथ भी इसको मल्टीप्लाई किया। आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। किसी चीज़ से आप 1 को मल्टीप्लाई करो तो उसकी फीचर्स चेंज नहीं होती। तो इसलिए हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड को सेकंड के साथ और पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया। पर सेकंड जब इस पर सेकंड से मिलेगा तो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला सेकंड हमारे पास इधर पास में आ जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास न्यूटन के इक्वल होता है, तो न्यूटन और उसके साथ ये वाला सेकंड, तो मोमेंटम का फार्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के भी इक्वल होता है। अब हम वापस अपने टॉपिक मोमेंटम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं। अगर आप देखो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास m2, इन दोनों के जो मैसेज हैं वो इक्वल है, लेकिन आपके पास जो ऑब्जेक्ट v2 है इसकी वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू वेलोसिटी v1। अगर आपकी वेलोसिटी v1 ज़्यादा होगी, अगर आपकी वेलोसिटी v2 ज़्यादा होगी v1 के कंपैरेटिवली, तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा, इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जब कोलिजन होगी तो कोलिजन के नतीजे में हमारे पास ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि इस बॉल की स्पीड ज़्यादा थी, इस बॉल की स्पीड कम थी। हम आमतौर पर मोमेंटम के लिए जो बेसिक बात इस फिगर को समझने के बाद कर सकते हैं वो ये है कि जो किसी भी चीज़ का मोमेंटम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो उसका मैस है और वो उसकी वेलोसिटी है। इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन भी बना दी जाती है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोमेंटम, इट इज नॉट डेफिनेशन। Actual definition of momentum is that the quality of a body for quantity of its motion due to mass and velocity. चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के अंदर हमारे पास न्यूटन्स लॉज दिए गए हैं। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए हम लॉ ऑफ इनर्शिया को भी यूज़ करते हैं। मैं इनर्शिया आपको डिटेल से समझा चुका हूँ कि इनर्शिया क्या चीज़ है। देखिए आप न्यूटन फर्स्ट लॉ की अगर डेफिनेशन को, तो उसमें वो यही बात कर रहा है कि अगर किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है तो वो रेजिस्ट करता है उसको चेंज करने में जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। और सेम इट इज़ यही बात हमने इनर्शिया के अंदर डिस्कस की है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इसी वजह से हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, वो वेलोसिटी v के साथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक हम उसके ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। इस कंडीशन के अंदर हमने याद रहे कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो रेजिस्टेंस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से होती हैं, हमने उनको निगलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए एक छोटी सी फिगर बनाई है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस m है, वो वेलोसिटी vi के साथ जा रहा है। रास्ते में उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है जिसके लिए मैंने एक हर्डल का निशान बनाया हुआ है और ये फोर्स इस मैस पर लगती है जो कि वेलोसिटी vi के साथ जा रहा है। देखें जब इस मैस को फोर्स अप्लाई होगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और इसकी वेलोसिटी का चेंज vi से चेंज होकर vf हो जाएगा। वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी वो क्या चीज़ होती है? वो एक्सेलरेशन होती है। तो न्यूटन साहब हमें ये बता रहे हैं कि ये जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है वो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
लेकिन इस ऑब्जेक्ट के मास के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बुक के अंदर ये फिगर नहीं दिया हुआ, अगर न्यूटन सेकंड लॉ एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको ये फिगर बना देनी चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दो बातें की उन्होंने कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हमने ए लिया, इस इक्वेशन में हमारे पास एफ था, एफ को हमने इसलिए ऊपर ले लिया, और इस इक्वेशन में हमारे पास एम था तो एम को हमने नीचे ले लिया क्योंकि वो इन्वर्स में था। तो ए अगर मैं इसको कहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। अब प्रोपोर्शनैलिटी को आप खत्म करो तो आपको इक्वालिटी लगानी होगी, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हो, इक्वालिटी लगाते हो, तो साथ में एक कांस्टेंट भी लगाना होता है। अगर हम कहें कि कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, देन एफ ओवर एम आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास जो चीज़ है वो 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनी, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया। अब आप देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए एम से मल्टीप्लाई हुआ एम ए, और F1 से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, F। यू नो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास का यूनिट किलोग्राम, हमने इसको 1 किलोग्राम लिखा। एक्सेलरेशन का यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जो कि इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसको समझाने के लिए मैंने एक और फिगर बनाई है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसका मास क्या होना चाहिए भाई, 1 किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी क्या है, vi। उस पर फोर्स जो अप्लाई होगी 1 न्यूटन, तो उस मास के अंदर पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।